हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो अपने जो क्लासेज चल रही थी वो बेसिक मैथ की अपनी क्लासेज हो चुकी है। हमने बेसिक मैथ की 3 क्लासेज कंप्लीट करवा दी है। यदि इन क्लास में यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या ऐसा कोई डेरिवेशन या ऐसा कोई टॉपिक रह गया हो जो मैंने नहीं बताया हो, तो आप मेरे को उसके बारे में कमेंट करके बता देना। मैं उसकी अलग से वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। तो अपनी 3 क्लास में बेसिक मैथ कंप्लीट हो चुकी है और इसके बाद में जो अपनी फर्स्ट क्लास थी यूनिट एंड डायमेंशन की, वो भी मैंने कंप्लीट करवा दी है। आगे का जो चैप्टर है वो है वेक्टर। आगे का जो चैप्टर है वो है वेक्टर कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर का उसको ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, उसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, वेक्टर होता क्या है। तो वेक्टर होती है एक फिजिकल क्वांटिटी का। वेक्टर की जो अपन डेफिनेशन के बारे में जानेंगे, तो वेक्टर की जो डेफिनेशन होती है वो होती है कि फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट करना ही वेक्टर है। जैसे फिजिकल क्वांटिटीज जो मैंने आपको बताई थी उनका मेजरमेंट करना। और वेक्टर होते हैं 2 टाइप्स के। एक होती है स्केलर, उसको बोलते हैं अदिश, और दूसरा होता है वेक्टर, उसको बोलते हैं सदिश। फिजिकल क्वांटिटीज होती है दो टाइप की होती है। फर्स्ट टाइप होती है स्केलर और सेकंड टाइप होती है स्केलर, उसको बोलते हैं अदिश। दूसरी होती है सदिश। अब इनके बारे में अपन जानने के लिए कि ये अदिश क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, सदिश क्या होती है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, इसके बारे में अपन देखेंगे कि स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्या होती है, वेक्टर में स्केलर क्या होती है। तो अपने को पता है कि स्केलर होती है अदिश राशि होती है। वे क्वांटिटीज जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। वे क्वांटिटी जिनमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है, डायरेक्शन दिशा नहीं होती, उन राशियों को बोलते हैं अपन स्केलर क्वांटिटी। ये वेक्टर फॉर्म में होते हैं। सेकंड है वेक्टर। वेक्टर मतलब सदिश। आप इनकी लैंग्वेज से समझ सकते हैं अदिश, बिना दिशा के, जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं है। सदिश दिशा के साथ। तो वेक्टर फॉर्म वो फॉर्म में आता है जिनमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। तो स्केलर और वेक्टर में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके बाद में अपन चलते हैं स्केलर और वेक्टर की जो एग्जांपल्स हैं वो क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी क्वांटिटी जो होती है जिनमें सिर्फ परिमाण होता है, उनमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती। यदि वो बिना दिशा के, यदि उनमें ओनली मैग्नीट्यूड है, तो वो क्वांटिटी होती है स्केलर। और जिनमें दिशा की नेसेसरी अर्जेंट होती है, कि जिसमें दिशा का यूज होता ही है, उन क्वांटिटीज को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटीज के जो एग्जांपल हैं वो हैं स्पीड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड और टेम्परेचर और डेंसिटी। अब आप इनसे कैसे समझोगे कि यार सर ये तो स्पीड में ऐसी क्या है कि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड दिखा रहा है, इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। जैसे स्पीड होती है 5 किलोमीटर पर हावर्स, कि मैं 1 घंटे में 5 किलोमीटर की डिस्टेंस तय कर रहा हूं। तो मैं उसमें डायरेक्शन नहीं कर रहा, मेरी उसमें डायरेक्शन यूज नहीं हो रही, मैं कौन सी दिशा में जा रहा हूं उसको रिप्रेजेंट करने का काम होता है वेलोसिटी का। स्पीड ओनली स्पीड दिखाती है कि हम कौन सी कितने वेग से चल रहे हैं, कि
5 किलोमीटर पर घंटा, कि मैं 1 घंटे में 5 किलोमीटर की डिस्टेंस तय कर रहा हूं, तो उसमें अपने पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है, उसमें डिस्टेंस, उसमें डायरेक्शन नहीं होती। तो स्पीड स्केलर क्वांटिटी हो गई। डिस्टेंस ट्रेवल, इसका मीन्स होता है कि मैंने कितनी दूरी तय की। तो मैं बिना डायरेक्शन के यदि दूरी तय करता हूँ, डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है कि दूरी तय करने में, या अपने को पता लगता है कि यार इस डायरेक्शन में वो इतनी दूर गया है, ऐसा कभी सुना है क्या आपने? तो डिस्टेंस मतलब कितनी दूरी तय कर ली, डिस्टेंस ट्रेवल, कि जो तय की गई जो दूरी है, जो तय की गई जो डिस्टेंस है, उसमें अपने पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डिस्टेंस की आवश्यकता नहीं होती। टेम्परेचर, तापमान, टेम्परेचर में भी अपने पास डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती। फोर्थ इसमें है डेंसिटी, डेंसिटी के अंदर भी अपने पास डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसमें सिर्फ ओनली नेसेसरी है मैग्नीट्यूड। अब इसके बाद में आता है वेक्टर क्वांटिटी, जिनमें सदिश राशियां होती है, जिनमें कि भाई डायरेक्शन की तो आवश्यकता पड़ेगी ही। इनके जो एग्जाम्पल है वो होते डिस्प्लेसमेंट। अब आपने देखा होगा कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं विस्थापन। दो बिंदु, प्रारंभिक बिंदु इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के बीच की जो स्ट्रेट लाइन होती है, सीधी लाइन होती है, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस, डिस्टेंस डिस्टेंस के अंदर वो नहीं होती कि इसका इनिशियल पॉइंट कौन सा होता है, फाइनल पॉइंट कौन सा होता है। जैसे अपने पास एक एग्जांपल से आपको मैं समझाऊं, अपने पास एक सर्कल है, यहाँ से उसने पॉइंट ए से स्टार्ट किया और यहाँ से जाके इसने यहाँ पे खत्म कर दिया। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों क्या है, एक है। तो इसके द्वारा जो डिस्टेंस तय की गई वो कितनी होगी, तो इसकी जो डिस्टेंस होगी वो होगी 2πr। लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, मैंने आपको बताया था कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की सीधी दूरी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है। तो इसके अंदर इनिशियल पॉइंट भी वही है और फाइनल पॉइंट भी वही है, तो इसकी डिस्टेंस तो कितनी हो जाएगी, 2πr। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की सीधी दूरी। तो ये हो गया अपने पास, इसका होगा विस्थापन 0, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। तो इसकी जो डिस्टेंस है वो 2πr हो गई। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, फोर्स की हम एक्स एक्स डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो वहां पे 5 न्यूटन क्या है, मैग्नीट्यूड है, और जो एक्स एक्स है वो क्या है, डायरेक्शन है कंपोनेंट में। ठीक है, यहां तक यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। इसके अलावा अपन आगे चलते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, वेक्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन कौन सी मेथड का यूज किया जाता है। तो अपने पास सामने 2 मेथड दिए हुए हैं, एक तो ग्राफिकल, वेक्टर को भी रिप्रेजेंट करने के मेथड होते हैं। तो इसका जो फर्स्ट जो मेथड है वो होगा अपने पास क्या है, ग्राफिकल, और दूसरा है एल्जेब्रिक, अंकगणितीय। तो आइए अपन देखते हैं, जो ग्राफिकल मेथड होता है, ग्राफिकल मेथड में होती है, ये लो, जो ग्राफिकल मेथड होता है ये, इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, इसको बोलते हैं टेल, ये होता है फाइनल पॉइंट, ये होता है हेड।
ये वेक्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट करने की ग्राफिकल मेथड है ये, कि जैसे कोई भी हो अपन, अब तो ऐसे किसी भी कोई भी अपने पास क्वांटिटी हो, जैसे ए है तो उसको रिप्रेजेंट करने का ये, इसको क्या बोलेंगे, ग्राफिकल। तो ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। एलजेब्रिक में अपन ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया, सी वेक्टर हो गया, डी वेक्टर हो गया। तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए दो मेथड का यूज किया जाता है, एक है ग्राफिकल, एक होता है एल्जेब्रिक। जो ग्राफिकल है उसमें टेल और हेड होता है। इनिशियल पॉइंट को बोलते हैं टेल और हेड, फाइनल पॉइंट को बोलते हैं हेड। इनके जो एल्जेब्रिक फॉर्म में है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर, इस फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद में आगे चलते हैं अपन, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो सबसे बड़ा है कि टू वेक्टर्स के बीच में एंगल को फाइंड करना। तो हमेशा आप मेरी भी एक बात याद रखना, वेक्टर तभी फाइंड कर पाओगे आप जब अपने पास टू वेक्टर क्वांटिटीज हो, उनके जो टेल पॉइंट हो दोनों की, वो वन पॉइंट को रिप्रेजेंट करने चाहिए। तभी आप उन क्वांटिटीज का वेक्टर फॉर्म में आप एंगल फाइंड कर सकते हो, अन्यथा आप उस क्वांटिटीज का कभी भी एंगल फाइंड नहीं कर पाओगे। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, जैसे अपने पास ये है, ये इसका टेल पॉइंट हो गया, इसका हेड है, किसका, बी वेक्टर का। ये है अपने पास ए वेक्टर है, ए वेक्टर का ये तो क्या है, टेल पॉइंट है, और ये है हेड पॉइंट है। आप इसका एंगल फाइंड कर पाओगे आप? अभी मैंने आपको बोला, यदि टू वेक्टर हो अपने पास और उसका एंगल फाइंड करने के लिए उन दोनों वेक्टर्स की जो टेल पॉइंट है वो वन पॉइंट को रिप्रेजेंट करना चाहिए, तभी आप उसका एंगल फाइंड कर सकते हो। तो जैसे ये अपने पास ए वेक्टर है, इसको अपन आगे बढ़ाएंगे, इसको ये आगे बढ़ा दिया। अभी भी ये क्या है, ए वेक्टर ही है, क्योंकि इसका टेल ये है, इसका हेड ये है। अब इसका टेल ये हो गया, हेड ये हो गया, इसका जो एंगल होगा वो ये आएगा। आगे समझ में? दोनों टेल पॉइंट्स वन पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हुए जहां से गुजरते हैं, उस पॉइंट पर जो बनने वाले दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल बनेगा वो होगा हमेशा थीटा। कुछ भी हो सकता है, 95 भी हो सकता है, 90 डिग्री भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। उसी को बेस मानते हुए मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन रख दिया। आप इस जो एक एग्जाम्पल है, आप इसका आंसर बताइए मेरे को। यदि आपको इसका आंसर बता दिया तो मैं मान जाऊंगा कि आपको समझ में आ गया। आपके पास, आप इसको देख लो, अभी मैंने बताया था आपको, कुछ भी आप उनका फाइंड कर सकते हो। टू टेल पॉइंट्स को वन पॉइंट में रिप्रेजेंट करने के बीच में जो उनके बीच में जो एंगल बनेगा वो हमेशा एंगल्स बिटवीन टू वेक्टर्स फाइंड होगा। अब आप या तो इस वेक्टर को यहां पे जाके रिप्रेजेंट करो, इसको, यही हो सकता है, या फिर इस वेक्टर को यहां पे लेके चलो आप, इसको यहां पे लेके चले तो ये कितने एंगल का आएगा, ये पूरे 180 डिग्री, ये बच गया 140 डिग्री, ये 140 डिग्री आ गया। तो अपन इसको यहां पे रिप्रेजेंट कर देंगे, ये कितना आ गया, 140 डिग्री। अब इससे नीचे देखेंगे अपन तो 150 तो ये हो गया, और ये टोटल कितना होता है 180, तो ये कितना बच गया 30। तो इन दोनों के बीच में ये जो एंगल है वो कितना आ गया 140 और 30, 170 डिग्री। बताइए कितना इजी है, बताइए कितना इजी है, आगे समझ में, इसमें कोई डाउट है आपको? यदि ऐसे ही क्वेश्चन आपके पास और कोई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हो। यदि ये चीजें समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना। अब अपने पास आता है एडिशन, वेक्टर को जोड़ना।
वेक्टर को घटाना, कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय वन वेक्टर, ऐसे बहुत से टाइप्स आएंगे अपने पास। तो फर्स्ट टाइप होता है अपने पास एडिशन ऑफ वेक्टर, दो वेक्टर को जोड़कर उसका रिजल्टेंट निकालना। तो वेक्टर्स को जोड़कर दो वेक्टर को ऐड करके जो तीसरा वेक्टर आएगा उसको रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। उसका रिजल्ट निकालने के लिए अपने पास टू मेथड है। तो पहला है ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ में आप समझ पाओगे ट्रायंगल लॉ क्या होता है। ट्रायंगल लॉ ये होता है कि अपने पास ये एक वेक्टर है, ए वेक्टर, ठीक है, यहां से स्टार्ट हुआ ये सेकंड वेक्टर, ये कौन सा है, बी वेक्टर, ये कंटिन्यू चल रहे हैं। ये यहां से इसका ये जो ये बनेगा, ये वेक्टर आ गए यहां से, तो इन दोनों को ऐड करके बनने वाले जो ये हैं ये होगा रिजल्टेंट वेक्टर। तो हमेशा ट्रायंगल फॉर्म में होता है कि यदि टू वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में हो, और उनके जो अपोजिट बनने वाला जो वेक्टर होगा उसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। वो उन दोनों वेक्टर्स के योग के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आर वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये तो है, ये तो होता है अपने पास ट्रायंगल लो। अब एक दूसरा मेथड हो जाता है पैरेललोग्राम मेथड। इसकी ये क्या होता है सर, ये होता है जैसे अपने पास टू वेक्टर हैं अलग अलग डायरेक्शन में, ये है इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है, ये इनके जो टेल पॉइंट वे है 1 है। यदि ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है, बी वेक्टर इस डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में हो, तो उनका सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। उनका सब्ट्रैक्शन करने के लिए, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, नहीं एडिशन, सॉरी, उसका एडिशन कैसे करेंगे, तो इनका रिजल्टेंट निकलेगा वो होगा आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्या होगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर। अब इनके बीच में जो ये एंगल बनेगा ये थीटा है। अब जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो किस वेक्टर के अकॉर्डिंग कितने एंगल पे आएगा ये हमारे को पता नहीं है। तो ये भी निकालने का सबसे बड़ा एक आपको मैं बहुत ही शानदार ट्रिक बताता हूं, बहुत ही शानदार है। यदि आप इस चीज को नोटिस करोगे तो आप सबसे पहले जो रिजल्टेंट वेक्टर है, जैसे नीट हो गई, जेई एडवांस हो गई, मैं मानता हूं कि सीधा एग्जाम्पल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एग्जाम्पल को पूछने के लिए इस चीज का कहीं ना कहीं शॉर्टेस्ट जो यूज होगा वो अपने को बहुत काम आएगा। आगे समझ में, वो क्या आएगा, वो आएगा कि हमेशा याद रखना जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा पैरेललोग्राम मेथड में, जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा इसका मैग्नीट्यूड है 4 और इसका मैग्नीट्यूड है 5। समझिए, ये इनका मैग्नीट्यूड है, ये इसका मैग्नीट्यूड है। सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड कौन से वेक्टर का है, बी वेक्टर का है। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो हमेशा बी वेक्टर की तरफ खींचा हुआ आएगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर इसमें इसका यूज कहां से हुआ, तो बेटा इसका यूज इसमें ऐसा होता है कि यदि ये ज्यादा है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये कम है तो रिजल्टेंट वेक्टर इसकी तरफ खींचा हुआ आएगा। तो जो रिजल्टेंट, तो हम पैरेललोग्राम मेथड के बारे में आपको मैं बहुत ही शानदार चीज बता रहा था कि क्या थोड़ा सा लाइट का इश्यू हो गया था। तो मैं बता रहा था कि जिस साइड में मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, जिस वेक्टर की तरफ मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उस साइड में जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका झुकाव उस साइड में होगा। तो मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि जिस साइड में मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उस वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच में जो एंगल बनेगा वो दूसरे
जिनका मैग्नीट्यूड कम है उस और रिजल्टेंट वेक्टर दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो हमेशा इससे कम होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो कम होगा, इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो ज्यादा होगा। तो अपन इस मेथड की सहायता से ये चीज देख सकते हैं कि कौन जो अपने पास ऑप्शन आते हैं उनमें अपन देख के बता देंगे कि इसका एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल ये होगा। तो ये जो ट्रिक है ये बहुत ही शानदार मेथड है, आप इसको हमेशा ध्यान में रखना। तो एडिशन ऑफ वेक्टर में 2 लॉ हो गए, एक तो ट्रायंगल लॉ हो गया, एक पैरेललोग्राम मेथड हो गया। इसमें यदि आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लेना। अब आगे चलते हैं अपन फाइंडिंग द रिजल्टेंट ऑफ एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स एनालिटिकली, कि जो अपने पास 2 वेक्टर्स को अपन ऐड करते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो उसको निकालने के लिए अपने पास एक डायग्राम है, पी टी है, अपने पास ए वेक्टर है, अपन मार्कर चेंज कर लेते हैं, और क्यू टी है, अपने पास बी वेक्टर है, और इसका जो रिजल्टेंट है पी क्यू वो आर वेक्टर है। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए जो रिजल्टेंट है, जो अपने पास रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए निकालेंगे तो वो कितना आएगा। तो इससे तो अपन नहीं निकाल सकते, ये अपन को एंगल भी फाइंड करना है। तो अपन आप इस डायग्राम को देख के इसका रिजल्टेंट और एंगल फाइंड कर सकते हो, तो ये फाइंड नहीं कर सकते अपन। तो अपन सबसे पहले ए वेक्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और इसको इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल देंगे, क्यू पॉइंट क्यू से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल देंगे। अब अपने पास जो ट्राइंगल बनेगा क्यू टी एस, वो एक क्या होगा, अपने पास समकोण ट्राइंगल होगा जिसमें एक कोण समकोण हो, और अपन इस ट्राइंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक सिस्टम अप्लाई कर सकते हैं। अपने पास ना तो ये वेक्टर है और ना अपने पास ये वेक्टर है, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए सबसे पहले हम आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होता है, ठीक है, ये तो अपने को पता है। अब इसका जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे वो कितना होगा, तो सबसे पहले हम ट्राइंगल क्यू एस टी में, इन ट्राइंगल क्यू एस टी में टी एस क्या है यहाँ पे, इस यदि ये एंगल थीटा है, इस एंगल थीटा के लिए ये टी एस क्या है, बेस है, ये क्या है, लंब है, और ये क्या है, हाइपोटेनियस कर्ण है। तो अपन टी एस निकालने के लिए, ये जिसका बेस है वो टी एस निकालने के लिए सबसे पहले अपन साइन थीटा लगाएंगे। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, इसका लंब क्या होगा, लेकिन अपने को तो बेस और अपने पास ये है, तो सबसे पहले अपन कोस थीटा लगाएंगे। तो कोस थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण। इसमें आधार कितना है, इसमें आधार है टी एस और कर्ण कितना है बी वेक्टर। तो टी एस कितना आ जाएगा, बी कोस थीटा। अब अपन इसमें साइन थीटा लगा के बी और क्यू एस में रिलेशन फाइंड कर लेंगे। तो त्रिभुज ट्राइंगल टी एस क्यू में, इन ट्राइंगल टी एस क्यू में साइन थीटा इक्वल टू, इसका जो लंब है वो क्यू एस है, क्यू एस अपॉन हाइपोटेनस है बी वेक्टर, इसका हो जाएगा क्यू एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा, या आप इसको x मान लो, इसको y मान लो। तो क्यू एस क्या है यहाँ पे, y, और टी एस क्या है यहाँ पे, x। अब इसका अपन रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमारे पास है कि अपने पास ये समकोण त्रिभुज बन गया।
इसमें निकालने के लिए अपने पास हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल टू पी टी प्लस टी एस का होल स्क्वायर प्लस क्यू एस का होल स्क्वायर। इसका रिजल्टेंट आर फाइंड करने के लिए, इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ये अंडर रूट में आ जाएगा। पी टी क्या अपने पास ए वेक्टर है, ए प्लस टी एस कितना है, तो टी एस अपने पास क्या है, टी एस की एक्स की वैल्यू है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी कोस थीटा, ए प्लस बी कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस क्यू एस कितना है, क्यू एस की वैल्यू वाई है, वाई की वैल्यू कितनी है अपने पास, ये रहा बी साइन थीटा, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब अपने इसको सोल्व कर लेंगे, तो सोल्व करने पे आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा, इसको अपन ने खोल लिया a प्लस बी का होल स्क्वायर से, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब अपने पास ये भी यहाँ पे बी स्क्वायर है, ये भी बी स्क्वायर है, तो इसका रिजल्टेंट आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस, इसमें दोनों में बी स्क्वायर को ले लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। अपने पास इसकी जो वैल्यू आई वो रिजल्टेंट आर वेक्टर का मॉड्यूलस हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। अब इसमें अपन इसका एंगल फाइंड करेंगे, तो एंगल फाइंड करने के लिए अपने पास tan अल्फा निकालेंगे। tan अल्फा में अपने को पता है कि tan थीटा की वैल्यू होती है लंब बटा आधार, इसके लिए इस एंगल के लिए ये तो लंब हो गया, तो y अपॉन ये हो गया, तो y की वैल्यू कितनी है अपने पास, y की वैल्यू है b साइन थीटा अपॉन बेस है a प्लस बी कोस थीटा। थीटा नहीं आएगा यहाँ पे, आर एल थीटा ही आएगा, क्योंकि अपने को आर की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका जो वैल्यू आएगी इसको सोल्व करके अपन इस एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस डेरिवेशन में आपको यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बता सकते हो। इसके बाद में अपन आगे चलते हैं और अपने पास एक एग्जांपल है, तो ये इसका टेल है, ये इस बी वेक्टर का भी टेल है, तो यहाँ पे अपने को एक एंगल फाइंड करेंगे, ये ए वेक्टर है, ए बी वेक्टर है, तो फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर, तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे वो कितना होगा। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 3 और बी वेक्टर का है 5, तो आर वेक्टर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। अपने पास थीटा की वैल्यू नहीं है, ए की वैल्यू भी है, बी की वैल्यू भी है, लेकिन थीटा की वैल्यू नहीं है, तो ये और ये एंगल कितना होता है 90, 60 यहाँ पे रहेगा तो ये 30 हो गया, ये 90 हो गया और ये 30 हो गया, तो ये टोटल एंगल कितना हो गया 90 30 30 150 हो गया। ये पूरा जो एंगल हुआ है, ये पूरा एंगल बन गया, वो कितना है 150। तो अब इसका अपन मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। ए की वैल्यू कितनी है अपने पास 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी की वैल्यू है अपने पास 5 25 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू कोस 150 डिग्री, ठीक है। अब इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए 25 और 9 हो गए 34 प्लस ये हो गया 30 इंटू कोस 150 को निकालने के लिए अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कोस 90 प्लस 60, इसे लिख सकते हैं 90 प्लस 60 का मतलब हो गया ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस होता है वो माइनस में होता है, कोस माइनस में होगा तो कोस 60 इसमें हो जाएगा माइनस कोस 60 डिग्री हो जाएगा ये, तो कोस ये हो जाएगा 34 प्लस 30 इंटू माइनस कोस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है
1/2, ये हो गया 50। तो 34 माइनस 15 कितना हो जाएगा ये, √19 यूनिट। इसका जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो कितना आएगा, √19 यूनिट आएगा। तो आपको इसमें यदि कोई प्रॉब्लम हो, ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल आपको बहुत से एग्जाम्पल आपको फेस करने पड़ेंगे, इसमें यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। इसके बाद में है कुछ केसेस कि जो अपने पास जो वेक्टर हैं, 2 वेक्टर हैं, वो उन वेक्टर के बीच में कितनी डायरेक्शन आएगी, कितना एंगल हो, तो उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो कितना आएगा। उसके इसमें अपने पास 3 एंगल है, एक होता है 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री। तो जो 0 डिग्री पे आएगा वो अपने को पता है रिजल्टेंट होता है √a² + b² + 2ab cos थीटा। ठीक है, अब अपने पास 0 है, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो ये हो जाएगा a² + b² + 2ab का √, यह होता है रिजल्टेंट। अब होगा a + b का होल स्क्वायर। तो r मैक्सिमम आ जाएगा a + b, जो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो मैक्सिमम कितना आएगा, a + b। आप एक बार इसको देख लीजिए, मैं जब तक पानी पी लेता हूं। अब इसके बाद में दूसरा एंगल है, वो है, अब जो रिजल्टेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन आएगी वो किस साइड में आएगी, दोनों की सेम डायरेक्शन आएगी, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। यदि दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट साइड में हो, ए वेक्टर इस साइड में हो, बी वेक्टर उस साइड में हो, तभी तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 180 होगा। तो इन दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट होगा वो cos 180 डिग्री की वैल्यू होगी हमेशा -1। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो इसका जो r मिनिमम होगा वो कितना होगा, a - b। इसका जो r जो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो मिनिमम कब होगा, जब वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट साइड में होंगे। तीसरा केस है, यदि दोनों वेक्टर के बीच के अंदर, यदि दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल वो 90 डिग्री हो, तो cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। cos 90 की वैल्यू कितनी है, 0। तो अपने पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो a² + b² + 2ab × 0। तो जो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो आ जाएगा a² + b²। तीनों केसेस आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आपको इन केसेस में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। ये जो आप मटेरियल पढ़ रहे हो वो आप नीट जेई में आने वाली फिजिक्स के जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट हैं, एलएन वगैरह हो गई, मैट्रिक्स हो गई, इनका आप मटेरियल पढ़ रहे हो। आप इस बात को कभी मत भूलना कि जो ये मटेरियल है वो एक नॉर्मल मटेरियल तैयार है अपने पास। ये जो मटेरियल है वो एक हाई एजुकेशन की जो बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं उनसे भी बेस्ट है। इनसे आप इजीली बहुत सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर लोगे। अब सबसे बड़ी है अपने पास, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो अपने पास केसेस आए थे उनके पास एक सबसे बढ़िया चीज निकल के आती है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो दोनों अपने पास वेक्टर हैं उनका मैग्नीट्यूड का जो ऐड होगा उससे कम आएगा, और उनको घटाने के बाद में दोनों का जो डिफरेंस होगा, दोनों वेक्टर का जो डिफरेंस होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर से ज्यादा, जो उनसे तो कम होगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो इन दोनों के तो कम होगा, इन दोनों से हमेशा ज्यादा होगा। ये रिलेशन बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
यहाँ तक यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यदि आपको हमारे चैनल पे बहुत सारी जो चीजें हैं आपको सीखने को मिल रही है, और यदि मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको समझ में आ रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करके जाना। ठीक है, धन्यवाद।